नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। रुझान अब नतीजों में परिवर्तित हो गए हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है और जिन दो सीटों के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं, उसमें पहली सीट है दरौंदा, सिवान की दरौंदा विधानसभा सीट, और दूसरी सीट है किशनगंज की विधानसभा सीट। दोनों सीटों पर जो नतीजे आए हैं बिल्कुल चौंकाने वाले हैं और इन नतीजों के अपना एक खास राजनीतिक महत्व है, खास मायने हैं। दरौंदा सीट पर पहले भी जेडीयू और बीजेपी के बीच कह सकते हैं घमासान चल रहा था और जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उसको हस्तक्षेप करना पड़ा था और कहना पड़ा था केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह को कि नीतीश कुमार ही 2020 में एनडीए के कैप्टन होंगे। तब भी बात बनती नजर नहीं आ रही है सिवान में। आखिरकार जेडीयू के जो उम्मीदवार थे दरौंदा से वो हार गए हैं। तो इन नतीजों के क्या मायने हैं, हम अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीकांत प्रत्युष से समझने की कोशिश करेंगे। सर, दरौंदा से ही शुरुआत करते हैं। क्या मायने हैं सर इसके, क्या महत्व है, क्या इस तरह के? नहीं, इस डिबेट में हम दरौंदा से शुरुआत करेंगे, दरौंदा पर ही एंड करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बिल्कुल सर। देखिए, यहाँ ये उपचुनाव हो रहा था। पहले भी हम लोग कहते रहे कि उपचुनाव के नतीजे से सरकार किसी की न तो बनेगी न बिगड़ेगी, लेकिन गठबंधन की सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। दरौंदा सीट ऐसा सीट है जिस पर बीजेपी के नेता और मन पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा था। नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा वो सीट, और नीतीश कुमार की पार्टी की सांसद है वहाँ से कविता सिंह, उनके पति बाहुबली नेता अजय सिंह उम्मीदवार बने जेडीयू के। तो बीजेपी के जो नेता थे और स्थानीय कार्यकर्ता बेहद नाराज थे, तो वो ठान चुके थे कि सबक सिखा देना है। और सबक सिखाने की उन्होंने ऐसे ही नहीं ठान ली थी, बल्कि कई कारण हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी के कई नेता जेडीयू के खिलाफ, खासतौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए थे। उपचुनाव के 2 दिन पहले अमित शाह ने सफाई दी और कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की, ये कह के कि नीतीश कुमार बिहार एनडीए के नेता हैं, उनके नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव एनडीए लड़ेगा। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो बीजेपी जेडीयू के नेता हैं, दोनों ही वहाँ पर पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि अजय सिंह के जो एरोगेंट बिहेवियर है उससे वो बहुत दुखी थे। अजय सिंह ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं को भाव देना बिल्कुल बंद कर दिया। पहले भी नहीं देते थे, आज भी नहीं दे रहे थे। और जब वो चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा आ गए तो उनको मौका मिल गया उनको सबक सिखाने का। तो पहले से ही वो नाराज थे कि हमारी सीट आप छीन रहे हैं और आपका स्थानीय नेता हमको भाव नहीं देता है। तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता स्थानीय बहुत नाराज थे और बीजेपी आला कमान के चेतावनी के बावजूद, नसीहत के बावजूद वो नहीं बदले और उन्होंने सबक सिखाने की ठान ली और जेडीयू को हरा दिया। यानी यहाँ पर जेडीयू की हार में बीजेपी की जीत हुई है, ये बात समझिए। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का भी खासा ओम प्रकाश यादव तो शुरू से ही मोर्चा खोले हुए थे अजय सिंह के खिलाफ। उनका कहना है कि शाहबुद्दीन के खास आदमी हुआ करते थे, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है और इनकी पत्नी को तो टिकट दे ही दिया गया, इनको भी उम्मीदवार बना दिया विधानसभा चुनाव में। तो ओम प्रकाश यादव तो काम कर ही रहे थे। दूसरी तरफ श्याम किशोर सिंह हैं, वहाँ के जेडीयू के विधायक हैं, वो जश्न मना रहे थे और जो बीजेपी का बागी उम्मीदवार जीता है उसके साथ विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। साथ में ओम प्रकाश भी थे। तो जेडीयू का उम्मीदवार हार गया है, बागी उम्मीदवार जीत गया है, उसके साथ बीजेपी जेडीयू के नेता बैठ के खड़ा होके विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। क्या मतलब है? जेडीयू की हार में बीजेपी अपनी जीत देख रही है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार थोड़ा सा दबेंगे इससे, और ये बहुत मायने रखता है। अगर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जेडीयू को हराने को ही या नीतीश कुमार से ही फरियाने को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, यानी वो तय कर लेते हैं कि आरजेडी से, कांग्रेस से बाद में फरियाना है, पहले नीतीश कुमार से फरिया लेना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता और सपोर्टर नीतीश कुमार के लिए चुनौती बन सकते हैं, उनको कई जगहों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो नतीजे आए हैं सर, इससे बीजेपी और जेडीयू की जो दोस्ती है उसकी सेहत पर कुछ असर होता दिख रहे हैं क्या? देखिए, बीजेपी जेडीयू के रिश्ते पर बहुत असर नहीं होगा। आज 2 राज्यों की विधानसभा के चुनाव परिणाम भी सामने आए हैं। अगर हरियाणा में भी बीजेपी बहुमत में आ जाती महाराष्ट्र की तरह तो जरूर बहुत असर पड़ता, लेकिन वहाँ तो उनकी सरकार अपने बलबूते बन नहीं रही है। बनाएंगे भी तो किसी को लेकर बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि उस वजह से बीजेपी भी थोड़ा सहमी है कि भाई अब राष्ट्रीय मुद्दा और स्ट्राइक
और 370 बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है विधानसभा चुनाव में। तो एक उसको भरोसेमंद सहयोगी चाहिए। नीतीश कुमार सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बीजेपी छोड़ना नहीं चाहेगी, लेकिन बीजेपी दबाव में लेने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि 4 सीटों पर जेडीयू ही लड़ा था, नीतीश कुमार की ही साख दांव पर लगी थी। बीजेपी तो केवल एक सीट पर लड़ रही थी चुनाव, वो मदद कर रही और ऐसे सीट पर चुनाव लड़ रही थी जहां पर उसका दावा ही नहीं बनता था। किशनगंज की सीट जहां से कांग्रेस हमेशा जीतती रही है, उस सीट का गणित भी हम समझेंगे कितना महत्व है। वो तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन दरौंदा भी कम महत्वपूर्ण घटना नहीं है। इस हार से, जेडीयू की हार से और बीजेपी के नेताओं के जश्न से ये साबित होता है कि साथ साथ हैं, लेकिन एक दूसरे से फरियाने के लिए हैं, न कि दूसरे को जिताने के लिए, एक दूसरे को औकात दिखाने के लिए हैं। बिल्कुल। किशनगंज सीट की बात करेंगे, इकलौती सीट हार गई है बीजेपी वहां से। हालांकि दूसरे नंबर पर रही है, कांग्रेस की परंपरागत सीट है, वो तीसरे नंबर पर चली आई है और एआईएमएम के उम्मीदवार वहां से जीत गए हैं। इस समीकरण को किस तरह बात समझिए, किशनगंज में बीजेपी लड़ रही थी चुनाव, लेकिन वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, तो बीजेपी ने हिंदुओं के गोलबंदी का काम किया है। दूसरे नंबर पर बीजेपी अगर है तो बड़ी बात है। उसने ध्रुवीकरण की कोशिश की है, जो हिंदू हैं उनके गोलबंदी में सफलता पाई है, भले वो जीत नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी का हारना बहुत बड़ा संदेश देता है कि भाई कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का सबसे बड़ा वोट बैंक क्या है, अल्पसंख्यक हैं। लेकिन उस अल्पसंख्यक ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, किस लिए? ओवैसी के लिए। तो ओवैसी तो बहुत धांसू नेता हैं ही अल्पसंख्यक समाज के, जानते ही हमेशा विवादों में ही रहते हैं, उठपटांग बातों के लिए ही चर्चा में रहते हैं। वो लगातार कोशिश भी कर रहे थे कि सीमांचल में अपनी साख बढ़ाई जाए। इस बार एक सीट वो जीत गए, तो एक सीट नहीं जीते हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका में अब बिहार में आ सकते हैं, क्योंकि इस एक सीट के जीतने से संदेश गया है कि अल्पसंख्यकों ने अब तय कर लिया है कि कांग्रेस और आरजेडी किसी के साथ जाने से कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा फायदा है कि एमआईएम के साथ खड़ा हुआ जाए और उसको एक ऐसी ताकत बनाई जाए जो हस्तक्षेप करे बिहार में सरकार बनाने में। तो अगले विधानसभा चुनाव में ओवैसी क्या करेंगे कि जो भी सीमांचल की सीटें हैं, हालांकि उनकी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि बिहार के हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हर सीट पर नहीं भी लड़ें तो सीमांचल और कोसी के जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं वहाँ पर उम्मीदवार ओवैसी जरूर खड़ा करेंगे। और 40-50 से ज़्यादा सीटें उधर हैं, उनमें से 20-30 भी अगर वो सीट जीत जाते हैं, अगर ऐसी गोलबंदी हो जाती है जैसा इस बार हुआ है, तो 20 सीट से ज़्यादा जीतेंगे, और जीतेंगे तो बिहार में किंग मेकर की भूमिका में वो ऐसी हो जाएंगे। जी हाँ, आपने कहा है कि दरौंदा से हम शुरुआत करेंगे, दरौंदा के सवाल से, और दरौंदा के सवाल से ही हम इस डिबेट का अंत करेंगे। हम जानते हैं दरौंदा का सवाल हमारा अंतिम सवाल होगा, इसलिए बीच में हम एक सवाल हमारे जहन में आ रहा है कि चूंकि आरजेडी 2 सीट जीतने में सफल रही है और जो आरजेडी की प्रतिद्वंदी है जेडीयू, उसकी हार होती दिख रही है, तो खैर जेडीयू की हार से नहीं, आरजेडी की जीत पर बात करेंगे। 2 सीट जीती है, तो क्या इससे तेजस्वी यादव का कद बढ़ गया है और महागठबंधन में रहने की जरूरी शर्त ये बन गई है मुकेश सहनी के लिए और जीतन राम मांझी के लिए, जो ज़्यादा आग दिखाते रहते हैं तेजस्वी यादव को, कि आपको तेजस्वी यादव का नेतृत्व कबूलना पड़ेगा? नहीं, देखिए है क्या कि जो चुनाव परिणाम आए हैं इसमें 2 सीटों पर आरजेडी को सफलता मिली है, इससे तेजस्वी का कद बढ़ा है। और तेजस्वी के बारे में जो कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए तो उनका कोई नेतृत्व काम नहीं आया, ये ठीक नहीं है, वो मोदी लहर थी। ऐसे तेजस्वी अभी भी काम कर सकते हैं, इस चुनाव परिणाम से पता चला है। तेजस्वी को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि अब कोई ताकत ही आरजेडी नहीं है। आरजेडी अभी भी एक बड़ी ताकत है जिसको आप नज़रअंदाज करेंगे तो डूब जाएंगे। यानी ये बीजेपी और जेडीयू के लिए मैं कह रहा हूँ, तो आरजेडी एक बड़ी ताकत है, 2 सीटों पर जीत कर उसने साबित कर दिया है। जहाँ तक आपने कहा कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी क्या मजबूर हो जाएंगे तेजस्वी का नेतृत्व मानने? नहीं होंगे, क्योंकि आप जो देखिएगा विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं 2 सीटों पर लड़े थे मांझी, एक सीट पर मुकेश सहनी को सिमरी बख्तियारपुर में 55,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं साहब, और जेडीयू को 70,000 या कुछ, हमको आंकड़ा भी याद नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट मिला किसको? आरजेडी को। जेडीयू दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी को 25,500 से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो 25,500 वोट ला देना, वो वोट तो आरजेडी का है नहीं,
वो वोट तो अति पिछड़ा का है जो आरजेडी को वोट नहीं देता है, वो बीजेपी का वोट है ना, जेडीयू का वोट है, वो नीतीश कुमार का वोट है। अगर वो मुकेश सहनी वोट नहीं काटे होते तो जेडीयू की जीत हो जाती। 25,000 वोट अगर मुकेश सहनी ने नहीं काटा होता तो आरजेडी हार जाती। तो मुकेश सहनी अब इस गणित पर दबाव बनाएंगे कि भाई हमारी अहमियत है, मैं जीत नहीं सकता हूं लेकिन आपको हरा सकता हूं, जिता सकता हूं, आपको जिता सकता हूं। और देखिएगा अभी 1-2 घंटे के बाद मुकेश सहनी सामने आएंगे मीडिया के और यही दावा करेंगे कि हमारे उम्मीदवार ने 25,500 से ज़्यादा वोट लाकर जेडीयू को हराने का काम किया है। तो जीता आरजेडी है लेकिन जिताया है मुकेश सहनी ने, ये कहेंगे। तो दबाव और बढ़ेगा तेजस्वी पर सीटों की संख्या को लेकर। लेकिन तेजस्वी को जो कहा जा रहा था कि वो खत्म हो गए, अब वो पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, ये गलत साबित हुआ है। जनता कभी भी कुछ भी कर सकती है और जिस तरह से इन फाइटिंग है एनडीए में भी एक दूसरे को हराने को, एक दूसरे से फरियाने की जो लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है कि इससे नुकसान पहुंचा है, आरजेडी को फ़ायदा हुआ है। तो हम आकलन कर भी रहे थे कि तेजस्वी यादव अच्छा कर सकते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत किया, फल भी मिला है। अब लेकिन संभल के रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ज़मीन पाँव पर रहे और नज़र ऊपर रहे, आसमान पर है तो ज़्यादा फायदा होगा तेजस्वी को आगामी विधानसभा चुनाव। अंतिम सवाल है सर कि दरौंदा ने बिहार की राजनीति को कितना बदला है इस उपचुनाव के बाद? देखिए, बिहार की राजनीति को बदला है, ये तो साफ हो गई है बात ना कि बीजेपी जेडीयू साथ साथ हैं, लेकिन जेडीयू के प्रति बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में वो आदर का, वो समर्पण का भाव नहीं है। वो नीतीश कुमार को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि पार्टी के बड़े नेता प्रदेश स्तर के नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार मोर्चा खुले हुए हैं, उनको नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो ऐसी मांग कर रहे हैं। तो उसका साफ असर पड़ा है कार्यकर्ताओं पर और कार्यकर्ताओं को लगता है कि जो ऊपर का नेता बयान दे रहा है कि हम एक हैं, वो दिखावे के लिए है, वो सबक सिखाना चाहता है नीतीश कुमार को। तभी तो 3 मंत्री मोर्चा खुले हुए हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये संदेश गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और यही वजह है कि आला कमान के निर्देश को निर्देश नहीं माना, उसको दिखावा माना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो अब आप सोचिए ना भाई, जेडीयू बीजेपी के कार्यकर्ता नेता ही जश्न मना रहे हैं जेडीयू की हार पर, इससे बड़ी बात दिलचस्प है। जी हाँ। तो बिहार में जो उपचुनाव संपन्न हुए हैं और उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे तो किसी की सरकार बनेगी नहीं, बिगड़ेगी नहीं, लेकिन समीकरण बिल्कुल बदल गया है। चाहे वो एएमआईएम के उम्मीदवार की जीत हो, चाहे दरौंदा में बीजेपी के बागी उम्मीदवार की जीत हो। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये परिणाम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और उसी को समझाने की कोशिश हम कर रहे थे अपने वरिष्ठ सहयोगी के जरिए। इस खबर में इतना ही, इस डिबेट में इतना ही। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।